का रूस ने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था। पुतिन ने सेना को ये मिसाइल सौंप दी है और रासायनिक मिसाइल इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी जद में पूरा यूरोप है। मिसाइल ड्रोन हमले से प्रहार, रूसी हमले से यूक्रेन में हाहाकार, पुतिन की अंतिम अटैक की तैयारी, ज़ेलेंस्की पर एक एक दिन भारी, ट्रंप और पुतिन तैयार, क्या अब होगा वर्ल्ड वॉर? साल 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया की सूरत बदल कर रख दी। जमीन पर आमने सामने की जंग, आसमान में मिसाइलों की गूंज और कूटनीति के मोर्चे पर शतरंज के खेल का सिलसिला लगातार जारी है। दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ रूस की ताकत, दूसरी ओर यूक्रेन के साथ अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देश। लेकिन पुतिन के इरादे को कोई डिगा नहीं पा रहा। 3 साल से चली आ रही लंबी लड़ाई अब विध्वंसक मोड़ पर आ चुकी है। रूस ने आर पार का मन बना लिया है। यूक्रेन पर अंतिम प्रहार की तैयारी भी कर ली है। 2 दिन पहले रूस के सोची में ब्लैक सी रिसोर्ट के पास एक तेल डिपो पर यूक्रेन ने हमला किया। उसके बाद पुतिन की सेना ने अब तक सबसे घातक प्रहार यूक्रेन पर किया है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी मिसाइल और ड्रोन कहर बनकर टूट पड़े हैं। कीव, खार्किव और ओडिशा में धमाके से दहशत का माहौल है। हवाई बमबारी में खेरसान शहर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। रूस के हमले पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि शांति वार्ता के बीच रूस ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि वह वास्तविक शांति के पक्ष में नहीं है। रूस लगातार हमारे लोगों को निशाना बना रहा है। जहां जहां हमले हो रहे हैं वहां यूक्रेन ने अपने लोगों को शहर को खाली करने को कह दिया है। हालांकि रूस ने बयान जारी कर कहा है कि ये हमले केवल रूस के सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो को निशाना बनाकर ही किया जा रहा है, जबकि यूक्रेन इसे नागरिकों पर सीधा हमला बता रहा है। इन हमलों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि खुद को दुनिया का ताऊ समझने वाले ट्रंप ने पुतिन को शांति वार्ता के लिए 8 अगस्त की डेडलाइन दी है। इन सब के बीच द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसने अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। द टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने इस बार यूक्रेन पर फाइनल अटैक करने की तैयारी कर ली है। जमीन, आकाश के बाद अब जल से रूस हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस पश्चिमी देशों की कल्पना से ज्यादा खतरनाक हमला कर सकता है। पुतिन पहले ही यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। पुतिन ने अपनी सेना को और सैनिक मिसाइल सौंप दी है। समंदर में रूस ने परमाणु पनडुब्बियों की भी तैनाती कर दी है। पहले ही रूस के हमले से यूक्रेन में हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के कई शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और अब पुतिन के परमाणु हमले के प्लान ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। इस जंग ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ना तो हथियारों की भाषा से शांति होती है और ना ही गोलियों से अमन की उम्मीद की जा सकती है। अब सवाल यह है कि ये तबाही आखिर कब थमेगी? क्या दुनिया एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो पुतिन का महा प्लान क्या है वो आपको बता देते हैं। देखिए, यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है इस वक्त रूस। यूक्रेन पर हर रोज 400 ड्रोन से हमला करने की तैयारी है रूस की। अगस्त में 12,000 ड्रोन से हमला कर सकता है रूस और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि अभी यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आना बाकी है। यूक्रेन में हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं ये भी जान लीजिए। रूस हमले के बाद यूक्रेन ने 2 शहरों को पूरी तरह खाली करा दिया है। खेरसोन पर रूसी हमले से यूक्रेन में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, जबकि नागरिकों को खेरसोन को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी ये पहले से उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी वक्त ये धमाका हो सकता है। अब ज़ेलेंस्की का इस पर पलटवार सामने आया। रूसी शहर सोच में एक तेल डिपो पर हमला हुआ है और रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक रहा।
तो रूस के तेल डिपो में भीषण आग भी लगी। ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले से ही एक तेल डिपो वहां पर मौजूद था और उसके बाद उस जगह को निशाना जानबूझ करके बनाया गया, क्योंकि पहले से पता था कि अगर रूस का शहर सोची जहां पर ये तेल डिपो मौजूद है वहां धमाका किया जाता है तो फिर ये धमाका बहुत भीषण होगा। और इसी वजह से इस जगह को चुना गया, क्योंकि ये ज़ेलेंस्की का पलटवार था। ज़ेलेंस्की इससे पहले भी आपको याद होगा कि किस तरीके से रूस में उन्होंने ड्रोन का सहारा लेते हुए रूस के उन फाइटर प्लेन्स को तबाह किया था एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। और इन तकनीकों का इस्तेमाल लगातार ज़ेलेंस्की की ओर से इन दिनों किया जा रहा है। हालांकि वो भी 9 महीने पहले से प्लानिंग की जा रही थी और इस वक्त भी ज़ेलेंस्की की ओर से किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। और इस पर डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। सर, आप क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट है तो आपसे ये समझना बहुत ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी, कि इस वक्त जो स्थिति हम देख रहे हैं, यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है, रूस के सामने तो बिल्कुल ही छोटा सा बौना सा देश नजर आता है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन अभी भी अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन अभी भी डटा हुआ है अपनी बातों को लेकर के, लेकिन रूस इतनी कोशिशें कर चुका है, आखिर कहां पर अभी भी चूक हो रही है रूस से? कोई शक नहीं है कि जब आज से 3.5 साल पहले ये युद्ध चालू हुआ था, तब दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, मैंने भी ये अंदाजा लगाया था कि यह युद्ध महज 5 दिन में खत्म हो जाएगा जी। क्योंकि रूस ने इस तरह के ऑपरेशन इसके पहले भी दशकों पहले जॉर्जिया में कर चुका है, पोलैंड में कर चुका है, और सब जगह हमने देखा कि रूस की फौज जो है उस देश में घुस जाती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन में टोटल कंट्रोल कर लेती है। इस बार कुछ खास बात यह हो गई कि जो समर्थन यूक्रेन को यूरोपियन देशों से, नेटो देशों से और अमेरिका से मिला है, उस तरह का मिलिट्री समर्थन पहले कभी किसी देश को नहीं मिला। युद्ध के पहले दिन से ही, पहले घंटे से ही अमेरिका को और नेटो को पता था कि बड़ी तादाद में एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें सप्लाई कर दो जी। खास तौर से जैसे जेवलिन एंटी टैंक रॉकेट और मिसाइल होते हैं जो कि कंधे से दागी जाती है, इसी तरह से अमेरिका ने बड़ी तादाद में कंधे से दागने वाली एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर फायर्ड मिसाइलें दे दी। इससे हुआ ये कि रूस की टैंक दस्ते जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे उनको रुकना पड़ा। ये दुनिया में पहली बार हुआ, हमने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में सप्लाई किए गए। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जब आप दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं अपने टैंकों से, आप उम्मीद करते हैं कि दुश्मन के पास 10, 20, 30, 40 एंटी टैंक मिसाइलें होंगी, लेकिन यहां देखा गया जब रशियन कमांडर्स ने टैंक से हमला किया जी। तो यूक्रेन के जो कमांडर्स थे उनके पास वहां पर उस वक्त 100, 200, 300, 400 एंटी टैंक मिसाइलें थी। यानी चप्पे चप्पे पर, पेड़ के पीछे, हर पत्थर के पीछे एक यूक्रेन का सोल्जर था जो कि एंटी टैंक मिसाइल दाग रहा था। इसी तरह से कुछ हवाई जहाज के मामले में भी हुआ। जब रूस की शुरुआती दौर में जब रूस के हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर्स ने हमले शुरू किए और रूस के जो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट ने हमले किए, तो उनके ऊपर यूक्रेन की फौज ने 1, 2, 3, 4 नहीं, एक रूसी हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन की फौज ने कहीं पर 6, कहीं 12 और कई बार तो 24 मिसाइलें दाग दी एक रशियन हेलीकॉप्टर के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में शुरुआती दौर में अमेरिका ने और नेटो ने एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर फायर मिसाइल दिए। अब उसके बाद ऐसा हो चुका है कि रूस की फौज थक चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की फौज में अब लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, यूक्रेन है, यूक्रेन तो रूस का कभी भी शत्रु नहीं था। शुरुआती दौर में तो ये भी भावना थी, वो भावना आज भी है। रूस के लोग यूक्रेन में शादी करते हैं, यूक्रेन के लोग रास्ते में रशिया में शादी करते हैं, दोनों तरफ ही रोटी बेटी का आदान प्रदान है, रिश्तेदारी है। तो रूस की फौज थक चुकी है और साइकोलॉजिकली और मनोवैज्ञानिक तरीके से वो यूक्रेन को कभी भी अपना दुश्मन नहीं मानती थी जी।
ठीक है, लेकिन सर इस बीच में ये भी खबर आ रही है कि अभी रूस की ओर से 400 ड्रोन का और इस्तेमाल करके और जगह जगह पर हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा आर्सेनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। सर, ये अगर हमले रूस की ओर से किए जाते हैं तो यूक्रेन को क्या वाकई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और क्या ये हम युद्ध का अंत मान सकते हैं? जी हाँ, जैसे शुरुआती दौर में रूस ने बड़े बड़े मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आपने ऑरेंशिक मिसाइल का नाम लिया, इस्कंदर मिसाइल भी रूस ने बहुत बड़ी तादाद में फायर किए। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये सब मिसाइलें तभी कारगर होती हैं अगर उसमें जो बम रखा हुआ है, वॉरहेड, वो न्यूक्लियर वॉरहेड हो। अब रूस ने इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनमें नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव कन्वेंशनल बॉम्ब लगे हुए थे। जैसे होता है ना 250 किलो का नॉर्मल बम, 500 किलो का नॉर्मल बम, उससे नुकसान तो हुआ। लेकिन ये सारी मिसाइलें तभी युद्ध क्षेत्र में कारगर होती हैं क्योंकि आप दर्जनों तो नहीं फायर करते। आप ऐसी मिसाइलें महज 1 फायर करते हो, 2 फायर करते हो, 4 फायर करते हो। तो ये तभी युद्ध क्षेत्र में कारगर होती हैं अगर उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा हो। अब रूस बड़ी तादाद में ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। यूक्रेन भी बड़ी तादाद में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। उभय पक्ष को, यूक्रेन को जर्मनी से, इंग्लैंड से और दूसरे नेटो देशों से ड्रोन मिल रहे हैं। रशिया अपने यहाँ पे भी ड्रोन बनाता है, प्लस दूसरे देशों से आयात कर रहा है। ईरान ने काफी बड़ी तादाद में शाहिद 136 ड्रोन दिए हैं रूस को। ये समझना पड़ेगा सुरभि कि ड्रोन से आप दुश्मन को क्षति पहुंचा सकते हो। ड्रोन से आप दुश्मन का एक टैंक वहां गिरा दिया, दुश्मन की एक बिल्डिंग वहां गिरा दी, दुश्मन का एक पेट्रोल का टैंक यहां उड़ा दिया, लेकिन युद्ध जीत नहीं सकते। युद्ध जीतने के लिए आपको अपने टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां और इन्फेंट्री को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन रूस की जो फौज है, अब काफी सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है साइकोलॉजिकल कारण, जिसकी वजह से वो अपने टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां जिसके अंदर इन्फेंट्री चलती है, इन्फेंट्री कैरिंग व्हीकल्स होती हैं, और नॉर्मल जो इन्फेंट्री होती है, पैदल सेना, उनको रूस पूर्व से पश्चिम में नहीं भेज पा रहा है। शुरुआती दौर में रूस ने कब्जा कर लिया था यूक्रेन के 4 प्रांतों पर, पूर्वी प्रांतों पर, दोनबास का एरिया जो है, दोनेस्क, लुहांस्क, खैरसॉन, ज़ेपोरिसिया। लेकिन उसके बाद से रूस की फौज अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुश्किल से जब वो पूर्व से पश्चिम में जाते हैं, नाइपर रिवर की तरफ उनको अग्रसर होना है पश्चिम में, लेकिन वो मुश्किल से दिन में आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर बढ़ पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहा है कि रूस की फौज में अब लड़ने की तमन्ना नहीं रही, वो और कैजुअलिटी नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप टैंक आगे बढ़ाएंगे, बख्तरबंद आगे बढ़ाएंगे, हर रोज ही 50 या 100 रूसी सैनिक मारे जाएंगे जी। आप अगर इन्फेंट्री और कमांडो को आगे बढ़ाएंगे तो हर रोज ही 200 या 400 रूसी सैनिक मारे जाएंगे। रूस के जो क्रेमलिन में टॉप जनरल्स हैं, शायद उनमें इतनी इच्छा शक्ति अब रही नहीं। जी सुरभि, ठीक है, यानी कि माना जाए कि अभी भी ये युद्ध थोड़ा सा खिंचने की संभावनाएं हैं, लेकिन अगर चाहे कोई भी देश, खासतौर पर रूस, तो यूक्रेन पर वैसे वो कब्जे जमा सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त भी मानसिक तौर पर वो खेल रहा है। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, अब जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों इस युद्ध में इस वक्त डटे तो हुए हैं, लेकिन कोई भी ना पीछे हटने को तैयार है, ना ही कोई भी पूरी तरीके से अटैक करके अपने तमाम पत्ते खोलने को तैयार है।